वेलकम टू सिविल ज्ञान सिटी चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ सेशन जीके के हमने देख चुके हैं और जिन दोस्तों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसे देख सकते हैं। एक पर्सन का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो हैं ओम प्रकाश साहू, जिन्होंने कमेंट किया नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो वो थैंक्स उनको। और बाकी लोग तो बस देखते ही रहते हैं। उनको ना तो लाइक करना है, ना डिसलाइक करना है, ना कमेंट करना है, ताकि कोई भी इम्प्रूवमेंट हो सके। इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? आपको याद करवाना, लॉन्ग टर्म तक आपको याद करवाना, प्रैक्टिकल जोड़ना, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में आप जो है सही टिक करें। तो ये इसका उद्देश्य है। और जेपीएससी एई मेंस के स्टूडेंट के लिए जो है ये इस प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं इस प्लेटफार्म से जुड़कर। उनको प्रिपरेशन में ज़रूर ना ज़रूर कोई प्रॉब्लम आता होगा। इस मिनिमम कॉस्ट पर जो है उनको मैक्सिमम जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो पैसा के चक्कर में न रहें और वो टाइम का इंपॉर्टेंट समझे, क्योंकि टाइम एक बार जाता है ना, वो नहीं आ पाता है। पैसा तो आता ही रहता है। सो हम सेशन को शेयर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट रेमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है प्रथम भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रेमन मैक्स से जो है अवार्ड? वो है विनोबा भावे। आपने विनोबा भावे के नाम सुना होगा और भूदान आंदोलन में सुना होगा। जब जमींदारों के पास बहुत अधिक, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जमींदारों के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, जमीन थे, और किसानों के पास कुछ नहीं था। तो भूदान जो है आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा जो चलाया गया, तो यही है विनोबा भावे, जो लेडी नहीं है बल्कि जेंट्स है ये। ठीक है, अब आते हैं रेमन मैग्सेसे जो है पुरस्कार क्या है। देखिए, ये जो फिलीपींस देश है, फिलीपींस, इस देश के द्वारा इनके ही राष्ट्रपति के नाम पर, जो रेमन मैग्सेसे थे, उनके ही नाम पर जो है ये दिया जाता है। और ये 1958 से जो है शुरू है। तो ये फैक्ट आप जान सकते हैं कि फिलीपींस देश के जो है राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। और फर्स्ट किसको मिला हुआ? विनोबा भावे को। तो हम अभी पहले मैप देख लेते हैं। देखिए, मैप ये है फिलीपींस का। वेर इज फिलीपींस? तो फिलीपींस आप इंडिया को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इंडिया है, तो इसके हम अगर पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आता है फिलीपींस। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसकी राजधानी है, ये वाला जो आपको दिख रहा है मनीला, तो ये इसकी राजधानी है। तो हमने फिलीपींस देखा। अब देखिए, अभी आपको पता होगा 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, जर्नलिज्म पत्रकारिता को लेकर जो है रवीश कुमार को मिला। ठीक है, रवीश कुमार को जो है ये पुरस्कार मिला। अभी एक और भी नाम है केजरी अग्रवाल, उनको भी जो है लीडरशिप के क्षेत्र में जो है मिला था। तो मतलब कि यही है कि जो अपने क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, तो उनको जो है ये पुरस्कार मिलता है। चाहे वो आपको लीडरशिप हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस हो, या गवर्नमेंट सर्विस हो, या लिटरेचर हो, तो मतलब तरह तरह के जो है काम जो है उसमें उनका आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। और विनोबा भावे को जो है प्रथम, और अभी 2019 में रवीश कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट जो है, सॉरी फर्स्ट नॉट, यहाँ पर हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस? वो है जेबी कृपलानी। अब देखिए, जेबी कृपलानी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे, लेकिन प्रथम कौन थे? वो थे भूमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? वो था 1885 में। किसने किया था? ए ओ हुम ने। ए ओ हुम नामक जो है एक सिविल सर्वेंट थे, भूतपूर्व, मतलब कि रिटायर्ड। तो उन्होंने जो है ये 1885 में जो इसकी स्थापना किया था। और प्रथम जो बने थे भूमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो ये आप फैक्ट याद रख सकते हैं, और ये कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला कौन था। एक और याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी तो जानते ही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो है उन्होंने जिस अधिनिवेशन को जो है संबोधित किया, वो था बेलगाम अधिनिवेशन, जो एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बेलगाम जो है अधिवेशन, सेशन, ठीक है, वो है 1974 में, 1924 में जो है महात्मा गांधी ने जो है बेलगाम अधिनिवेशन का नेतृत्व किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने किया था? हु एस्टैब्लिश्ड द ऑल इंडिया होम रूल लीग इन जो है 1960 एडी? ये थी एनी बेसेंट। देखिए, एनी बेसेंट में किया था और बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, तो इनका उद्देश्य जो था कि देश में स्वराज्य को प्राप्त किया जाए, और इसके लिए तो कांग्रेस तत्पर थी ही, लेकिन जो है इन्होंने अपना अलग जो है कुछ पहल किया और ये स्थापना किया अखिल भारतीय होम रूल लीग जो है दल। ठीक है, राजनीतिक जो है ये संगठन था, और इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य को प्राप्ति करना। तो एनी बेसेंट आप और याद रखेंगे, इसमें भी बाल गंगाधर तिलक को भी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कावेरी जल विवाद के निपटाने के लिए
कावेरी न्यायाधिकरण जो है का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर द कावेरी वाटर जो है ट्रिब्यूनल वाज फॉर्म्ड टू द सेटल द कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तो ये डिस्प्यूट जो है 1990 में जो है इसको जो है किया गया। देखिए अभी जो है कर्नाटक की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं और तमिलनाडु, इन 3 जो है क्षेत्रों में नदियां जो होती हैं बहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक सबसे ऊपर है। हमारे मैप अगर देखेंगे तो क्या है, कर्नाटक सबसे ऊपर में आता है, तमिलनाडु क्या आता है सबसे नीचे में है। तो ये जो नदी है वो बहती किस ओर से है? कर्नाटक से बहती है। ब्रह्मगिरी एक जो है पहाड़ी है, वहीं से ये निकलती है और जो है ये केरल से होते हुए जो है जो तमिलनाडु है उसमें गिरकर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है चली जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि कर्नाटक में बहुत सारा डैम बना लेती है सरकार, यहाँ की सरकार जो है, और जिसके चलते तमिलनाडु में पानी नहीं मिल पाता है। और यही जो है मामला है कावेरी जल विवाद का। तो उसी के लिए जो है एक न्यायाधिकरण मतलब कि ट्रिब्यूनल बनाया गया, मतलब कि इसको सुलझाने के लिए मैटर को एक जो है अधिकरण बनाया गया, और वही जो है 1990 में बना। ठीक है, अगर आप हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि मैटूर जो बांध था वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मैटूर बांध हमने देखा प्रीवियस सेशन में। और कृष्णराज जो है सागर, कृष्णराज जो है राज सागर जो नाम का जो ये डैम है वो कर्नाटका में है, और यहीं पर जो सबसे बड़ा ये डैम है जिस पर जो है बांध बना दिया गया है और इसी के पानी को रोका जा रहा है। तो तमिलनाडु में पानी की जो है स्केर्सिटी उत्पन्न हो जा रही है, कमी। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको कावेरी जल विवाद का जो स्थापना उसके न्यायाधिकरण का 1990 में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे कि आगरा के किले में दीवाने खास किसने बनवाया था? हु बिल्ट द दीवाने खास इन आगरा फोर्ट? वो थे शाहजहाँ। तो ये दीवाने खास मतलब कि वही रिसेप्शन जो होता है ना किसी का स्वागत करने के लिए, तो वैसा ही कुछ जो है प्राइवेट रिसेप्शन जो है शाहजहाँ ने अपना बनवाया था। तो वो आगरा के किले में है। तो एक बात तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए मुगल काल का। तो हम पहले बात याद करते हैं कि बाबर, हमने पिछले सेशन में भी जो इसको बोला था, जिसको नहीं याद है वो गब्बर सिंह वाला अपना धिक्कार अपने पास रखे। ठीक है, तो हम बाबर से स्टार्ट करते हैं। मुगल शासन में जो है स्टार्ट हुआ था बाबर से। कब ये स्टार्ट हुआ था? 1526। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ 1526 से। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। ठीक है, हुमायूं। और इसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर का जो है बेटा की बात करते हैं, पुत्र कौन था? वो था शाहजहाँ। तो जहांगीर, ये आपको क्रोनोलॉजी में याद होता है तो आपको थोड़ा सा माइंड मैप बनता है। तो ये हो गया आपका शाहजहाँ, इसका बेटा। तो इसी ने जो है दीवाने खास का निर्माण किया था। ये आप क्रोनोलॉजी याद रखेंगे। बाबर, हुमायूं जो है, अकबर और जहांगीर। इसका भी आप याद रख सकते हैं 1556 से स्टार्ट है। अकबर के बारे में तो हमेशा पूछता रहता है, तो अकबर के बारे में याद सकते हैं 1556 से जो है ये स्टार्ट हुआ था, अपना जो है शासन स्टार्ट किया था अकबर ने। 13 वर्षीय उम्र था उसका उस समय। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांचीपुर के मंदिर के निर्माण जो है किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? द कांचीपुर टेम्पल वाज बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच जो है डायनेस्टी? वो है पल्लव वंश। अब देखिए दक्षिण भारत की जो है वंशज अलग थी, उत्तर भारत की जो है अलग थी। उत्तर भारत में हमने देखा कि मुगल काल था, उससे पहले गुलाम वंश शुरू से स्टार्ट हुआ था। गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिजली, सैयद, लोधी, तो ऐसे ऐसे कर इसके बाद मुगल वंश। लेकिन दक्षिण की कुछ और थी डायनेस्टी, तो वो था पल्लव वंश, जिसने कांचीपुर के मंदिर को बनाया। अगर हम देखें तो उस समय अशोक, आपको यह उतना हम अगर डिटेल में जाएंगे तो नहीं समझ पाएगा। देखिए अशोक जो था वो उस समय चोल चेरा पांडव ये जो थे उस समय दक्षिण भारत में जो है राज्य कर रहे थे। तो ये चोल चेरा पांडव है अशोक के काल में, ये एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएगा। और चोल चेरा पांडव के बाद जो है सातवाहन आते हैं, और सातवाहन के बाद जो है ये पल्लव वंश आते हैं। तो ये आपका क्रोनोलॉजी याद रखना पड़ेगा। चोल चेरा पांडव, सातवाहन, और सातवाहन के बाद जो है आपको पल्लव वंश। ठीक है, ये आता है। तो इसी ने कांचीपुर के मंदिर का निर्माण करवाया। और कांचीपुर का ये जो मंदिर है वो कहाँ है? वो है शिव का मंदिर है और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व के सिद्धांत के प्रति जो है प्रतिपादन किया? तो विच द सुल्तान फर्स्ट जो है इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवेन्यू? वो था बलबन। अब ये बलबन क्या है? देखिए गयासुद्दीन जो बलबन है वो गुलाम वंश का ही जो है एक शासक था। गुलाम वंश का अगर हम बात करते हैं, हमने पहले भी बोला क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। मैंने प्रीवियस में बताया था कि गुलाम वंश के बाद क्या होता है?
तुगलक वंश के बाद गुलाम वंश, इसके बाद जो है खिलजी, इसके बाद तुगलक, इसके बाद सैयद और इसके बाद लोधी। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक और इसके बाद क्या था, सैयद और इसके बाद लोधी। तो यही गुलाम वंश का जो है एक शासक में जो है लोधी था, लोधी कर रहे हैं, बलबन था। और इसकी स्थापना किसने की था, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो आपको क्या याद रखना है, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम राजस्व के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, वो था बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांड की लड़ाई जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है। बुल्स फाइट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री, वो है स्पेन। ठीक है, स्पेन में जो है सांडों को लड़वाया जाता है, उनका ही जो है ये राष्ट्रीय खेल है। अपने देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वो है हॉकी। तो हम स्पेन को मैप में देखेंगे। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। तो ये है हमारा भारत, यहाँ पर आते हैं, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। मैप देखिए यहाँ पर है भारत, यहाँ पर हमने देखा फिलीपींस, और फिलीपींस के बाद हम अगर जाते हैं यूरोप में तो देखिए यहाँ पर है स्पेन। ठीक है, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड, और इसके बगल में क्या है, पुर्तगाल, इसके बगल में क्या है, फ्रांस। ठीक है, तो स्पेन में जो है बुल फाइटिंग करवाया जाता है, उनका राष्ट्रीय नेशनल जो है उनका स्पॉट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चाय की खेती जो है के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी कौन है, विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन। तो वह है लेटराइट मिट्टी। अब देखिए लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है, मतलब कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा। ठीक है, इसके बाद जहाँ पर तापमान बहुत अधिक होगा, तो ये जो कंडीशन है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ये जो है अनुपजाऊ मिट्टी होता है, क्योंकि इतना अधिक तापमान और इतना अधिक जो है पानी के कारण जो है इसमें जो ये एक्सटेंशन है और कंट्रैक्शन है, ये होने के बाद जो है ये मिट्टी के अंदर की उपजाऊपन खत्म हो जाती है, जिसके चलते जो है यहाँ पर चाय खेती की जाती है, कॉफ़ी की जाती है, काजू खेती की जाती है। तो इसके लिए ये उपयुक्त है, या खाद्यान्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अनुपजाऊपन जो है बहुत अधिक है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई थी, केरल में आप देख सकते हैं, क्योंकि केरल में क्या होता है, तट है और यहाँ पर सबसे अधिक जो है वर्षा भी होती, मतलब सबसे अधिक नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है तो सबसे अधिक जो है वर्षा भी होती है, और यहाँ पर तापमान भी अधिक है क्योंकि समुद्र के किनारे हैं और विषुवत रेखा से जो है नज़दीक है। ठीक है, तो आप जो है, और ये चाय की खेती कहाँ हो जाती है, जो आपको ये शिलोंग का पठार जो है उधर असम में जो मासिन राम है वहाँ पर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो यहीं चाय की खेती की जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर अधिक वर्षा अधिक तापमान, तो वहाँ पर पाई जाती है। और ये अनुपजाऊ मिट्टी है, इसलिए चाय, कॉफ़ी, काजू जैसे जो है प्रोडक्ट जो है इसमें, प्रोडक्ट नहीं फसल जो है इसमें उपजाए जाते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, बाई व्हाट नेम इज़ द टॉम्ब ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री नोवेन, वो है विजय घाट। ठीक है, ये विजय घाट कहाँ है, वो है दिल्ली में। अलग अलग नामें होती हैं, जैसे में अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो उनका क्या था, राजघाट था, तो महात्मा गांधी के राजघाट ले लेंगे। अगर हमको किसान घाट देखना है तो वो था चौधरी चरण सिंह का। वीर भूमि देखना है तो कौन है, वीर हैं राजीव गांधी। अगर नारायण घाट देखना है तो हमको क्या देखना है, गुलजारी लाल नंदा, नारायण घाट के लिए। और अभी हाल फिलहाल में अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब हाल फिलहाल मतलब नहीं, मतलब कि कुछ ही, मतलब हाल ही फिलहाल में बोल सकते हैं, करंट का क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी का जो है समाधि स्थल का नाम क्या है, स्मृति स्थल। तो इसको आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, आ भी सकता है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट और अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति स्थल, और पीछे मैंने जितना बताया उसको भी आप वीडियो को देखने के समय ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा का विघटन जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है, अंडर विच जो है आर्टिकल द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, वो है अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 के जो है अंडर में लोकसभा का विघटन किया। देखिए लोकसभा के विघटन का मतलब होता है कि लोकसभा की जिस पार्टी ने सरकार उस समय बनाई है और वो अब खत्म हो गई, अब नया जो है चुनाव होगा और नया सरकार चुन कर आएगी, तो वही होता है लोकसभा का विघटन। आपने सुना होगा 17 वसान, 17 वसान का नाम सुना होगा कि 17 का जो है वसान हो गया। ठीक है, 17 वसान हो गया, इसका मतलब होता है प्रोरोगेशन, इंग्लिश वर्ड लिख लीजिए, प्रोरोगेशन जो होता है, पार्लियामेंट का प्रोरोगेशन हो गया, 17 वसान हो गया। इसका मतलब है कि सत्र का जो है समाप्ति हो गया। सत्र हमारा कितना होता है, 3 सत्र होता है। एक होता है आपका बजट सत्र जो फरवरी से लेकर जो है आपको मई तक होता है। एक होता है आपका मानसून सत्र, ठीक है, और ये कब होता है आपका जुलाई से लेकर जो है सितंबर, जो अभी चल रहा है।
अभी जो चल रहा है वो है मानसून सत्र, और बजट सत्र कितना फरवरी से मई तक। और एक होता है शीतकालीन सत्र होता है, वो होता है आपको नवंबर से जो है दिसंबर तक। तो आप याद रख सकते हैं एक एक महीना गैप है, जैसे में फरवरी मई के बाद जून हम छोड़ दिए, जुलाई सितंबर से जो है सितंबर के बाद अक्टूबर छोड़ दिए, तो नवंबर से लेकर दिसंबर, तो होता है शीतकालीन सत्र। तो ये तो 17वां। और हमने ये देखा कि लोकसभा के विघटन जो है अनुच्छेद 85 में लिखा गया है, और उसी में जो है 17वां सत्र के बारे में भी लिखा गया है। तो आप इस आर्टिकल को याद रखिएगा, 85 आर्टिकल विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि बेल्लूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। बेल्लूर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द विच रिवर, वह है यागची नदी, नॉट यांगची, यांगची नहीं, यहाँ पर यागची नदी है। और यांगची नदी जो चीन की है और एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगची। अगर आपको याद रखना है यांगची के बारे में, तो चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी जो है यांगची नदी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यागची नदी। बेल्लूर जो है जो कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में जो बेल्लूर है वो यागची नदी के तट पर है। और यांगची नदी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस ताप पर जल का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है। एट विच टेम्परेचर इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ वाटर का घनत्व का मतलब क्या है कि वाटर उतना मोटा, मतलब कि उसका मोटाई जो है क्या होता है कि हम मोटाई देखते हैं, शहद जो होता है ज़्यादा घनत्व वाला है, तो उसी प्रकार से वो जल का जो मैक्सिमम घनत्व है वो इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका तापमान आप नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो है बाल श्रम का निषेध किया गया है। विच आर्टिकल जो है प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, वो है आर्टिकल 23। आपको याद होगा तो मौलिक अधिकार में जो है शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। पहला हमारा अधिकार क्या होता है, समानता का, स्वतंत्रता का दूसरा होता है, और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद आता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो वही है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 आते हैं। तो आर्टिकल 23 में बोला गया है कि बाल श्रम को निषेध करेंगे, तो वो है आर्टिकल 23। अगर आपको हमने बोला समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धर्म स्वतंत्र जो है यहाँ पर धर्म को अपनाने का भी अधिकार होता है। इसके बाद जो है जो अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है। तो यहाँ पर अल्पसंख्यक मतलब कि शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार होता है। तो आप ये 6 अधिकार याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको संविधान के भाग 3 में जो है किसका वर्णन किया गया है। विच जो है डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है मौलिक अधिकार। हमने मौलिक अधिकार के बारे में देखा कि मौलिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो भाग 3 में जो है बोला गया है, जिसमें हमने अधिकार देखे समानता, स्वतंत्रता, जो है जो धर्म को जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं, मतलब कि धर्म को अपनाने का अधिकार होता है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमने देखा, संवैधानिक उपचार का अधिकार देखा, जो है शैक्षिक और जो है सांस्कृतिक अधिकार देखा। तो ये सारे अधिकार कहाँ से आते हैं, मौलिक अधिकार में आते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर जो है 35 तक के बीच में जो है ये अधिकार मिलते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, भाग 3 और 12 से लेकर 35 तक, और मौलिक अधिकार जो है मिलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मयूर तख्त जो है किस मुगल शासक ने बनवाया। विच मुगल रूलर्स बिल्ट द मयूर तख्त, वो है शाहजहाँ ने। हमने क्रोनोलॉजी देखा, बाबर के बाद जो है बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और जहांगीर के बाद जो है शाहजहाँ। तो मयूर तख्त जो है, मयूर तख्त का मतलब क्या है कि उनका जो ये जो तख्त था वो मयूर की तरह था। मयूर जो होता है कि वो उठा हुआ थोड़ा सा, तो वो ऐसा था, तो वो बनवाया था शाहजहाँ ने। और हमने पीछे क्या देखा उसको भी रिमाइंड कर लीजिए आप। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि गृह शासन जो है आंदोलन का संबंध किससे है। विथ होम इज द होम रूल जो है, वो होम रूल जो हमने मूवमेंट देखा था वही है होम रूल मूवमेंट जो है। ठीक है, तो वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हमने बताया था। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है, दोनों ने जो है ये चालू किया था, क्या था, होम रूलिंग आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर अलग रूप से लिखा हुआ है, तो आपको इससे देखने की जरूरत नहीं है। पिछला वाला क्वेश्चन आप याद रखिए। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है। जिम्बाब्वे का जो है प्राचीन नाम क्या है, वो है दक्षिण रोडेनेशिया। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ द जिम्बाब्वे, वो है दक्षिण रोडेनेशिया। तो हम अभी मैप देखेंगे जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे कहाँ है, वो है आपका दक्षिण में, तो अफ्रीका के दक्षिण में। अपना देश तो यहाँ पर है, और हमने देखा कि पोलैंड, यहाँ पर स्पेन के बारे में देखा, और स्पेन के बाद हमने यहाँ पर देखा
फिलीपींस के बारे में। और फिलीपींस के बाद यहाँ पर आते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ होता है? हरारे। देखिए यहाँ पर लिखा जाता है हरारे और यहाँ पर जिम्बाब्वे, तो इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हु इज द यूज्ड एज अ फिक्सर इन अ फोटोग्राफी वाज सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का मतलब होता है कि ये पाउडर टाइप पर है, और इसी का जो फिक्सर के रूप में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में जो ब्लैक एंड वाइट, रंगीन, ये सब का उपयोग जो आता है कलर, वो होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है, फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। एक जो है नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? हाउ मैनी जो किलोमीटर इन सॉरी इज वन जो है नॉटिकल मीटर, तो वन नॉटिकल माइल में जो होता है वो होता है 185 किलोमीटर होता है, और 1852 नहीं होता, 1 पॉइंट यहाँ पर लगा लीजिए आप। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जो है और 852 जो है मान सकते किलोमीटर जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि 1 नॉटिकल मीटर तो यहाँ पर है। अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है 12 नॉटिकल मीटर तक जो होता है प्रादेशिक क्षेत्र होता है, जिसे कहते हैं टेरिटोरियल जोन कहते हैं। और यहाँ पर 24 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको मिलेगा कंटेनिजियस जोन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या नाम है उसका, अनन्य आर्थिक क्षेत्र नहीं, वो होता है EEZ होता है। इसका हिंदी है मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, तो मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। तो 24 को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कंटेंजेनियस जोन, इसको कहते हैं टेरिटोरियल जोन। और इसके आगे सबसे ज़्यादा आते हैं 200 नॉटिकल मीटर, तो उसको कहते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो 12, 24 और 200 नॉटिकल मीटर, ये आपको याद रखना है भारत के आधार रेखा से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूरेनियम के खान जो है कहाँ पर स्थित है? वो है जादूगोड़ा। वेयर इज द यूरेनियम माइन लोकेटेड? वो है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में जो है ये यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा। यहाँ के लोग प्रभावित हैं इस यूरेनियम के खान से, क्योंकि ये सब केमिकल होता है और यहाँ का जीवन अस्त व्यस्त होता है। झारखंड में देखेंगे उतना विकास भी नहीं हुआ है। मुक्त रूप से जो है निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में जो है टिकती है? इन विच जो है डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टिक? वो है उत्तर दक्षिण। तो ये तो साइंस के क्वेश्चन है, और आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको याद हो ही जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे में कौन सी गैस जो है छोड़ती है प्रकाश संश्लेषण के समय? तो ये तो ईजी है कि हम ऑक्सीजन जो है पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन जो है देते हैं, और हम जो है हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं। तो इसीलिए तो पर्यावरण को संतुलन करने में हमारा पेड़ जो है हमारा सबसे बड़ा जीवन का आधार है। उनको पेड़ को जो है हमको बचाना है, तभी जो है जाकर हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो चुनौतियों को लड़ सकते हैं। तो ऑक्सीजन को जो है ये करता है। चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी इन अ राइस? वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये तो आपको पता है। देखिए हम लोग जो गेहूँ मतलब आटा जो खाते हैं उसमें भी जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग सोचते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें नहीं मिलता है, लेकिन नहीं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है आपको 55% जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और चावल में भी सबसे अधिकतम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है होता है चावल में। अगर आपको याद रखना है कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसे मिलता है, तो हम बोलते हैं मक्का। जो मक्का खाते हैं ना, मक्का, वही जो है उसमें सबसे अधिक जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मकई जो होता है बरसात के मौसम में मिलता है। यहाँ पर अधिकतम मात्रा की बात करें चावल में तो कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ में भी जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है 55%, मक्का में जो सबसे अधिक, इन सब में जो सबसे अधिक कौन है? मक्का में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जो किस राज्य में अन्न उत्सव का उद्घाटन किया गया? विच स्टेट हैज रिसेंटली इनऑगरेटेड क्रॉप फेस्टिवल? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है अन्न उत्सव किया गया जो है क्रॉप फेस्टिवल। तो इसको आप याद रख सकते हैं। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने सिनेमा हॉल खोलने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ जो अनाउंस जो है सब्सिडी टू ओपन सिनेमा हॉल? वो है असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और ये कहाँ है? उत्तर भारत मतलब जो ये ईस्टर्न जो है ना, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो है वो है असम। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। उन्हीं ने सिनेमा हॉल खोलने पर जो सब्सिडी देंगे, सब्सिडी मतलब कि उनको कुछ पैसा मिलेगा अगर खोलते हैं तो। ये देखिए, हाल ही में किसने नया संसद भवन बनाने का अनुबंध प्राप्त किया है? आपको याद होगा, क्या नाम है उसका, भूल रहे हैं हम अभी। संसद मतलब जो बन रहा है वो पुराना संसद को जो एक्सचेंज किया जाएगा, क्योंकि वहाँ उसका जो चौड़ाई है, मतलब कि उसका जो एरिया है वो बहुत छोटा पड़ रहा है। तो इसके लिए बड़ा जो है बनाया जो जा रहा है उसको
नाम दिया गया उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है टाटा के द्वारा। अभी रिलायंस कंपटीशन में था तो रिलायंस ने सिलेंडर बोला तो टाटा ने एक्सेप्ट किया, और ऑक्शन से ये होता है, इसमें नीलामी होती है, तो टाटा ने इसको जीता है, तो टाटा जो है अब बनाएगा ये संसद भवन। ठीक है, तो यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, उसका कारण बताइए, इसका इम्प्रूवमेंट आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मिल जाएगा। और बातें समाप्त होती हैं यहीं पर।